नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आपने उसे देखा भी एंड यू रिएक्टेड, जो भी आपको अच्छा लगा ख़राब लगा, ठीक है, एकदम अच्छे से बता दिया करिए अगर कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर पाएँ और आफ्टर ऑल आपके लिए बेनिफिट हो पाए। आज का एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट। बहुत दिनों से हम लोग पॉलिटी के लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के लेक्चर्स को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी मन उब गया है। मुझे लगता है कुछ एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा मुझे भी इंटरेस्ट है। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए। हालांकि पार्लियामेंट ही अभी 4-5 लेक्चर्स लगेंगे, बहुत अच्छे से आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे। आज तक ऐसा पार्लियामेंट का लेक्चर आपने नहीं पढ़ा होगा, इतने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट मतलब जिसे आप संसद कहते हैं। बेसिकली मैं कुछ एक छोटी छोटी बातें आपसे बताऊं तो पार्लियामेंट में जो आपके 2 सदन हैं, जैसे आपके 2 सदन, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है, उसके साथ साथ एक प्रेसिडेंट जो है, जो राष्ट्रपति होता है, वो भी पार्लियामेंट का अभिन्न अंग माना जाता है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट माना जाता है। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि पार्लियामेंट का किस किस चीज़ों से मिलकर बनती है, तो पार्लियामेंट किससे बनती है? एक तो आपका लोअर हाउस मतलब लोकसभा, एक आपका अपर हाउस मतलब राज्यसभा, और साथ में प्रेसिडेंट। जब इन तीनों को कंबाइंड करते हैं तब जाकर के क्या बनती है? आपकी पार्लियामेंट बनती है। तो पार्लियामेंट किससे किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति को क्यों पार्लियामेंट का अभिन्न अंग माना जाता है। तो मैंने इसके ऊपर से अलग से वीडियो बनाया था, ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने क्या क्या कारण है जो उसे पार्लियामेंट का सदस्य माना जाता है या अभिन्न अंग माना जाता है। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे पार्लियामेंट में देखा जाए तो पार्लियामेंट बेसिकली एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। वो क्या करती है? कानून बनाती है, विधि बनाती है। लेकिन वो कोई भी कानून जो राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित होते हैं वो तब तक एक्ट नहीं बनते हैं अनटिल अनलेस इट इज़ साइंड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब उसे प्रेसिडेंट द्वारा रेक्टिफाई, उसे सिग्नेचर्ड होना चाहिए, वो उस पर सहमति जताए। जब वो सिग्नेचर करता है तभी वह नियम फाइनली एक्ट माना जाता है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं ऐसे कुछ बहुत सारे ज़रूरी काम होंगे जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को इसका ज़रूरी अंग माना जाता है। चलिए हम डील करते हैं, देखते हैं। आपके पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 79 से लेकर 122 पार्लियामेंट के बारे में बताता है, जो कि संविधान के पार्ट 5 मतलब भाग 5 में गिवन है, यूनियन गवर्नमेंट में, ठीक है ना। भाग 5 किससे रिलेटेड? यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट डील कहाँ से कहाँ तक करता है? आर्टिकल 79 टू 122, ठीक है। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि वो बताता है कि पार्लियामेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब पार्लियामेंट कैसे बनेगी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभिन्न अंग मानी जाती हैं पार्लियामेंट की। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर हो रहा होगा कि ये पार्लियामेंट क्या होती है। तो मैं आपको पार्लियामेंट के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं कि पार्लियामेंट बेसिकली है क्या। तो पार्लियामेंट जो है वो क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। उसका जो प्रिंसिपल फंक्शन है, जो मेन उसका काम है, वो क्या करना है? लेजिस्लेट करना है, मतलब कानून बनाना है, ठीक है ना। वो सारे के सारे सब्जेक्ट पे क्या बनाती है? मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। कहाँ? यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट मतलब अनुसूची नंबर 7 आपने पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। यूनियन मतलब संघ सूची, नंबर 2 स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और नंबर 3 कंकरेंट लिस्ट, जिसे आप समवर्ती सूची कहते हैं। तो इसका मेन काम क्या है कि यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें जितने विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का है। जो कंकरेंट लिस्ट में विषय हैं उन पर भी ये कानून बना सकती है। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ये स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाती है, क्योंकि स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्यों का है। लेकिन देयर आर सम सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे ये स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाती है, ठीक है ना। तो इसके अगर हम लोग आगे डील करें, देखें, 1 मिनट भी किसी का कॉल ना है इसलिए इसे तो इसलिए ये क्या कहते हैं, संघ सूची पे कानून बना सकती है। साथ ही साथ ये राज्य सूची कंकरेंट मतलब समवर्ती सूची पे कानून बना सकती है। बट इट इन सम प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, आगे चल के डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं, जहां पर ये स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाती है, बट नॉट ऑलवेज।
हमेशा नहीं, ध्यान रखिएगा। हमेशा किस पे बना सकती है? यूनियन लिस्ट पे, संघ सूची पे और कनकरेंट लिस्ट पे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि प्रेसिडेंट उसका भाग नहीं होता है, फिर भी प्रेसिडेंट, हाँ एक बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है, फिर भी यह पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, मतलब अभिन्न अंग माना जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट कैसे बनती है। तो पार्लियामेंट किससे बनती है? 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो जब भी पार्लियामेंट की बात होगी तब ये तीनों की बात होगी, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शंस में देगा केवल लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री ना, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ऑप्शंस देके आपको परेशान कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पार्लियामेंट के 3 अंग थे हमारे पास, एक राज्यसभा था, एक लोकसभा था और एक राष्ट्रपति था। तो राष्ट्रपति का अलग से लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाकर के वीडियोस में देख सकते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टॉट इन कंप्लीट डिटेल, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है। तो आज हम लोग पार्लियामेंट में सबसे पहले राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहा जाता है, बड़ों का सदन कहा जाता है, बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, ठीक है, और यह एक परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट और टेम्पररी हाउस में भी डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल 80 किसकी बात करता है? कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। अब राज्यसभा कब बनी थी, ये भी क्वेश्चन कभी कभी फैक्ट बन जाता है। तो 1952 में बनी थी, ठीक है, आप याद रखिएगा, एग्जैक्ट ईयर याद रखिएगा। छोटे एग्जाम्स में तो अक्सर पूछ लिया जाता है। छोटे एग्जाम्स, आई मीन टू से, कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता है। आई टॉक अबाउट जैसे SSC के एग्जाम्स आप देते हैं ना, एंड कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो फैक्ट पे जोर देते हैं ना, तो दैट आई टॉक अबाउट छोटे एग्जाम्स। परेशान नहीं होना, नहीं तो आप कहोगे हम छोटे एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं सर, आप गलत बोल रहे हो, राइट। तो ऐसे एग्ज़ाम जो फैक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं वहाँ के लिए ज़रूरी है। और यह एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस से मतलब क्या है? देखो, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। अब लोकसभा में क्या होता है कि प्रत्येक 5 साल में री इलेक्शन होता है, मतलब फिर से पूरी तरह से लोकसभा भंग हो जाती है और उसके बाद फिर से नए लोग आते हैं और वो लोकसभा फिर से बनाई जाती है। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी की पूरी राज्यसभा समाप्त हो जाए, बल्कि ऐसा ज़रूर होता है कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों को पदमुक्त किया जाता है और फिर उनका इलेक्शन कर लिया जाता है। तो इसमें 2/3 लोग हमेशा बने रहते हैं और इसीलिए इसको परमानेंट हाउस कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होती है, ये भंग नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड परमानेंट हाउस। और क्या कहा गया है? 4th शेड्यूल, आप जानते हैं 4th शेड्यूल आपने जब पढ़ा हो, मैंने लेक्चर में भी बताया है, शुरुआत के 1st या 2nd लेक्चर में है। आई विल मेंशन द लिंक, अगर पॉसिबल होगा तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 4th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 4थी जो अनुसूची है, उसके तहत क्या कहा गया है कि कितनी सीटें राज्यसभा में जाएंगी, लोकसभा और राज्यसभा से कितनी सीटें जो हैं, किस स्टेट से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी, इसका पूरा का पूरा विवरण जो है वो 4th शेड्यूल में है। डायरेक्ट पूछा गया है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा किस शेड्यूल में है, तो 4थे शेड्यूल में है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि भाई अपने यहाँ अगर माना जाए जितने भी राज्य हैं तो हर राज्यों से कुछ एक रेशियो होगा कि इस रेशियो से इतनी सीटें जो है वो राज्यसभा में जाएंगी और उसका भी कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है। राज्यसभा में कहाँ से कितनी सीटें जाएंगी, इन सब चीज़ों का वर्णन 4th शेड्यूल में है। कैसे कैसे होता है अभी मैं बात करता हूँ। अब ये जो सीट एलोकेट होती है ना स्टेट में, ये किसके बेस पर होती है? पॉपुलेशन के बेस पे, जनसंख्या के आधार पर होती है। एक छोटा एग्जांपल अगर आपको दें कि यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें होती हैं क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है स्टेट में। अगर हम लोग देखें तो पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यूपी है, तो यूपी में मैक्सिमम सीट है राज्यसभा की। तो इससे हमको पता लग पा रहा है कि राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन कैसे होता है? पॉपुलेशन के बेस पर होता है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कैसे एग्जैक्टली होता है ये भी हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन अभी कुछ बातें आप और ध्यान दीजिए। जो राज्यसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। 250 मेंबर्स मैक्सिमम राज्यसभा में हो सकते हैं और वो 250 में से भी क्या 238 मतलब 238 जो होते हैं वो स्टेट से चुने जाते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन होते हैं?
स्टेट जो है जिनको फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट दे दिया गया है, यूटीज़ हैं जहाँ पर फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं है। यद्यपि आपके यहाँ इस समय 3 यूटीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मतलब वहाँ पे लेजिस्लेचर है, लेकिन जितने भी स्टेट और यूटीज़, ये स्टेट और यूटी में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि यूटी इज़ डायरेक्टली हैंडल्ड बाय द सेंटर, ठीक है, और स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है फ्री, ठीक है। तो कुछ यूटी भी ऐसी हैं, यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे वहाँ का लेजिस्लेचर है, जैसे आप दिल्ली जाते हैं, आप पुडुचेरी जानते हैं, और आप क्या कहते हैं इस समय जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इस तरीके से कुल 238 मेंबर्स स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से चुने जाएंगे। बचे कितने? 12। वो जो 12 मेंबर्स होंगे उनका नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में, वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। अभी आगे हम लोग डील करेंगे। These 238 ये जो 238 लोग हैं ना, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है? देखिए, डायरेक्टली इलेक्शन वो है जहाँ पर जनता सीधे भाग ले वोटिंग करने में। जैसे वो सारी इलेक्शन जिसमें आप स्वयं वोट करते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन आप देखते होंगे राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो जो हमारी असेंबली के जो विधायक होते हैं ना, वो विधायक ही राज्यों से राज्यसभा के व्यक्ति को चुन के राज्यसभा भेज देते हैं। तो वहाँ पे जनता को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जहाँ पर जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो, लेकिन कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कहाँ से? लेजिस्लेटिव असेंबली। उस स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं वो उनको चुन करके भेजते हैं, जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो 238 मेंबर्स ये हो गए। और कहा गया जो 12 मेंबर्स होंगे ना, वो कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट। मतलब इनको चुना नहीं जाएगा, इन्हें कुछ क्षेत्रों से बुला करके प्रेसिडेंट जिसको ठीक समझेगा कि ही इज एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, तो उसको क्या कर देगा? वो नॉमिनेट कर देगा, ठीक है। और वो कुछ फील्ड से, ऐसा नहीं कहीं से उठा करके कर देगा, तो उसके लिए भी कुछ फील्ड मेंशन है, जैसे साइंस से, विज्ञान से, आर्ट्स मतलब कला से, लिटरेचर मतलब साहित्य से, और सोशल सर्विस मतलब समाज सेवा से। इन चारों क्षेत्रों में से 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। सो 238 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लीट 250 होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 250 अभी मेंबर्स नहीं है। प्रेजेंट में जो हमारे अपर हाउस में मतलब राज्यसभा में लोग हैं वो केवल कितने हैं? 245 हैं। अब 245 में से जितने क्या कहते हैं कंपोजिशन है, वो 233 किसका है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी का है, और 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर आप इसे काउंट करेंगे तो कुल आपके पास कितने बच जाएंगे? 245। तो आपके प्रेजेंट में संख्या कितनी है? 245 है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। कितने नॉमिनेटेड होते हैं? 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। किस किस फील्ड से नॉमिनेटेड होते हैं? आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड साइंस से होते हैं, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स भी, और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो रही होगी कि राज्यसभा कैसे बनती है। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। और किस तरीके से होते हैं? तो देखिए, आपने प्रेसिडेंट आपने पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट में आपने देखा था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, एकल संक्रमणीय पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वही सेम है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसी आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, इसी फॉर्मूले से जो उनके मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो इलेक्ट होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि किस पद्धति से होते हैं, तो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जनसंख्या के आधार पर। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है कि ये जैसे राष्ट्रपति होता है कि मतलब मान लीजिए अगर मान लीजिए 3 जगह खाली हैं और 5 लोग इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, तो 3 ही को जीतना है, तो उसमें से फाइनली री इलेक्शन नहीं होगा किसी को अगर बहुमत नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यही प्रणाली अपनाई गई है ताकि उन्हें विदाउट इलेक्शन दोबारा रिप्रेजेंट किया जाए एक ही बार में। कैसे होगा? आई शैल डिस्कस, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें हर 2 साल में कितने 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि जो क्या कहते हैं लोकसभा है, वो उसका टेन्योर, लोकसभा के मेंबर का जो टेन्योर होता है, इट इज राज्यसभा के जो मेंबर का टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 लोग क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं, और उनके जगह पे उतने ही लोग नए चुन लिए जाते हैं, ठीक है ना, री इलेक्ट कर लिए जाते हैं, राइट।
ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा जो है वहां पर तो रिजर्वेशन है SC ST के लिए, लेकिन राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट करके दे देता है कि राज्यसभा हैज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन फॉर SC and ST, जो गलत स्टेटमेंट है। लोकसभा हैज़, इट इज़ करेक्ट, लोकसभा में है, अभी आगे डिस्कस होगा, लेकिन राज्यसभा में कोई भी रिजर्व्ड सीट नहीं है SC STs की, ठीक है। और ये जो रिटायर्ड मेंबर्स होंगे ना, जैसे कोई एक व्यक्ति था, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है 6 साल के बाद, तो वो दोबारा इलेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन और री नॉमिनेशन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम आपसे डिस्कस करेंगे कैसे राज्यसभा के MP इलेक्ट होते हैं। पूरा प्रोसीजर आपको पता चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। आपको समझ में आएगा कैसे आपके यहाँ राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है। अब देखो, एक एग्जाम्पल में, हाइपोथेटिकल एक एग्जाम्पल लिया गया है, दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बट आपको समझाने की कोशिश की गई है। जैसे मान लीजिए ऐसा कि कुल कितनी वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज हैं राज्यसभा की, 2 लोग रिटायर, ऐसा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और कुल जो वोट करने वाले लोग हैं ना, MLA हैं, वो 90 हैं। और ऐसा एज्यूम कर लिया गया है कि एक MLA का जो वोट का वैल्यू है वो कितना है, 100 है। तो अब देखिए, बीजेपी के 55, कांग्रेस के ऐसे ही लिख लिया गया है, राइट। आप इसको बस समझिए इसलिए। तो वैकेंसी 2 है और एक MLA का वोट कितना है, 100, कितने MLA वोट कर रहे हैं, 90, तो कुल वोट कितना हो जाएगा, 19 × 100 कर देंगे तो 9000 वोट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एक कोटा होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को सिलेक्ट होने के लिए, वहाँ पे नॉमिनेट होने के लिए, इलेक्ट होने के लिए कोटा को पार करना पड़ता है। कोटा क्या कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, मतलब 9000 अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी हो +1 और टोटल का +1, ये फॉर्मूला है कोटा पाने के लिए। तो जब आप कोटा नहीं पाओगे तब तक आप इलेक्ट नहीं होगे। अब वैकेंसी भले 2 है और खड़े वहाँ पर इलेक्ट, मतलब फाइट में चाहे 50 लोग हों, लेकिन होना तो इलेक्ट 2 ही को है। अब मान लीजिए, इसका मतलब अगर फॉर्मूले से निकाला जाए तो मिनिमम 3001 वोट चाहिए एक व्यक्ति को इलेक्ट होने के लिए। और अगर 3001 वोट को अगर हम लोग थोड़ा सा मेंबर के हिसाब से देखें तो 3001 को आप डिवाइड करिए 100 से, तो ऑलमोस्ट 30 + 1, मतलब लगभग 31 MLA अगर आपको सपोर्ट करेंगे, तब उस पार्टी से एक व्यक्ति को 3000 से ज़्यादा वोट मिल पाएगा वैल्यू, और वो जो है राज्यसभा में जा पाएगा। इसका मतलब मैं रफली सारे फॉर्मूले को यहाँ कैलकुलेट करते हुए ये कह दूँ कि मिनिमम 31 MLA जिसके सपोर्ट में होंगे, वो जो है जा पाएगा राज्यसभा में, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, लेजिस्लेटिव, ये विधायक हैं आपके, 31 MLA जो है सपोर्ट जिसको करेंगे। अब अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 55 बीजेपी की सीटें हैं, तो मान लो 31 लोगों ने कहा कि भाई हम एक का सपोर्ट करते हैं, तो एक सीट तो बीजेपी की चली जाएगी। लेकिन क्या दूसरे और क्या कहते हैं 31 लोग बचे, इनके पास नहीं बचे, और कांग्रेस के पास भी 31 एक ही होंगे, तो इसका मतलब एक सीट बीजेपी की जा पाएगी और एक सीट कांग्रेस की जा पाएगी। अगर किसी के पास 31 × 2 अगर 62 सीट्स होती, 62 MLAs होते वोट करने वाले, ठीक है, तो उनके यहाँ 2 सीटें फिर उसी पार्टी की चली जा सकती थी। तो बाय द वे, ये मतलब एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से इलेक्शन होता है राज्यसभा में जब लोग राज्यों से चुने जाते हैं। तो एवरेज मान के चलिए, जिस पार्टी के पास मोर देन 31 कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपनी राज्यसभा में 1 सीटें भेज पाता है। और ये कैंडिडेट्स कौन से हैं, राज्यों में जो विधानसभा के लोग हैं, ठीक है, MLA हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया था कि जब तक कि कोई कैंडिडेट इतना वोट नहीं पाया जाएगा तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा, मतलब लास्ट वाले का वोट खत्म कर दिया जाएगा, सेकंड वरीयता में गणना होगी, जैसे राष्ट्रपति में होता है। इन द सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, जब तक कोई इतना वोट नहीं पा जाएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर मान लो 5 कैंडिडेट हैं और 2 वैकेंसीज़ हैं, तो जो टॉप 2 पीपल जो ये कोटा पूरा करेंगे उन्हीं को मिलेगा सीट, राइट। चलिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आती है क्वालिफिकेशन। भाई कौन कौन से आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो लड़ने के लिए आपको क्वालिफिकेशन को चाहिए होती है। तो कहा गया आपको सिटीजन होना पड़ेगा भारत का, राज्यसभा में अगर इलेक्शन, वैसे तो कोई भी इलेक्शन लड़ना है तो भारत का सिटीजन होना पड़ेगा। तो हम अभी राज्यसभा की बात कर रहे हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ों का हाउस माना जाता है, इसलिए एज जो है वो 25 नहीं 30 होनी चाहिए, 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, ठीक है ना। और क्वालिफिकेशन जो भी पार्लियामेंट
कहे, मतलब जो क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट इशू करे वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन कहाँ पे दी गई है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें जो जो पार्लियामेंट कहता है कि ये ऐसे व्यक्ति को ये होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऑल दैट ना, तो ये सारी बातें भी उसे पूरी करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि जब 2003, मैं पहले इसको डिवाइड करता हूँ, 2003 के पहले की बात। 2003 के पहले की बात में ये होता था कि जैसे अगर मान लो कि कोई व्यक्ति यूपी का है तो वो जब भी स्टेट के लिए राज्यसभा में जाना चाहेगा तो वो यूपी से ही नॉमिनेशन उसका होगा, यूपी की सीट है तभी उसमें लड़ पाएगा, मतलब दूसरे स्टेट से आकर के वो लड़ नहीं पाएगा। तो 2003 के पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर उस स्टेट का है तभी वो इलेक्शन में भाग लेगा, दूसरे स्टेट वाले आउटसाइडर स्टेट लोग जो है वो भाग नहीं लेंगे उस राज्य में। लेकिन 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में परिवर्तन किया गया, चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया ना, और अमेंडमेंट करके कहा गया कि किसी भी बाहरी कहीं का भी आदमी, भारत का होना चाहिए बस, किसी दूसरे राज्य का भी व्यक्ति दूसरे राज्य से इलेक्शन राज्यसभा के लिए लड़ सकता है, बस ध्यान रहे कि वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए। इलेक्शन मतलब बोल सकते हैं जो मत देता है, मतदाता होना चाहिए, इलेक्टर होना चाहिए, राइट। तो must be registered as an elector for some parliamentary constitution in India। कहीं पे भी किसी भी राज्य में अगर वो इलेक्टर है तो ज़रूरी नहीं कि जिस राज्य का है वहीं चुनाव लड़ेगा, ठीक है। तो कब से ये हुआ? 2003 से हुआ। 2003 के पहले क्या था? आउटसाइडर्स वर नॉट अलाउड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। किस में चेंज हुआ था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, राइट। मुझे लग रहा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही हैं तो आप ज़रूर बताया करिए कि सर आप तेज पढ़ा दे रहे हो, आप कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए होता है तो प्लीज़ डू टेल इट इन द कमेंट्स। आई विल नॉट माइंड इट, आई विल इम्प्रूव इट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाएं, कुछ ऐसे काम वो राज्यसभा का व्यक्ति कर दे जिससे उसको डिस्क्वालीफाई होना पड़े, अयोग्य घोषित होना पड़े। तो आर्टिकल 102 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो बहुत आर्टिकल्स याद करने का ज़रूरत नहीं है, जो आर्टिकल ज़रूरी है मैं बता दूंगा। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में क्या क्या है? कहा जाता है अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आप इलेक्शन लड़ लिए लेकिन आप किसी लाभ के पद पर थे, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में थे या यूनियन गवर्नमेंट की सर्विस में थे, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कहा गया कि अगर आप अनसाउंड माइंड, मतलब पागल हुए, आपका दिमाग ठीक नहीं हुआ, ठीक है, कोर्ट ये कह देती है कि अब यू आर अनसाउंड माइंड, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, आप पैसा लेकर के उधारी नहीं चुकाते हैं, बैंक दिवालिया घोषित हो जाते हैं, तो इसका मतलब भी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अथॉरिटी, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने आपसे कहा कि अगर क्या कहते हैं वो भारत का नागरिक नहीं है तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, अगर लड़ लिया गलती से तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या मानो कि वो किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर ले, तो अगर कोई व्यक्ति भारत का दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। आपको बच्चों कमेंट में बताना है ये कौन सा आर्टिकल है और किस भाग में है सिटीजनशिप, जो ये कहता है कि इफ़ अ पर्सन गेट्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री देन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली अबॉलिश्ड, ठीक है। डू टेल कमेंट इफ सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट का कोई लॉ है जिसके अंतर्गत आप डिस्क्वालीफाई होते हो, अयोग्य होते हो, तब पर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मेंबर ऑफ जो राज्यसभा है वो डिस्क्वालीफाइड बाय द प्रेसिडेंट। कौन डिस्क्वालीफाई करता है? प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी सहमति से? इलेक्शन कमीशन की। याद रखिएगा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट सोच के उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, इट इज रिकमेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑन द सिफारिश ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर इज डिस्क्वालीफाइड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? चलिए ध्यान रखिएगा एक जो शेड्यूल 10 है जिसमें आप बोलते हैं अभी डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा चल रहा था, तो शेड्यूल 10 इज़ अनदर थिंग। अभी आगे हम लोग बात करें अनुसूची नंबर 10 जो है उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे दल बदल कानून के आधार पर जो आयोग घोषित होते हैं उसके बारे में अलग से डिस्कशन होगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन है जब आप इन सब कामों में पूरे नहीं होंगे, जो कंडीशन मैंने अभी आपको समझाई।
अब इतनी बातें राज्यसभा के बारे में आपको जाननी थी। अभी राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में, वाइस चेयरमैन के बारे में, डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, बट थोड़ी सी बातें और हम लोग समझ लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा आर्टिकल 81 कहता है लोकसभा कंपोजिशन मतलब कैसे बनेगी। तो कहा गया हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा को ही पॉपुलर हाउस कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी 552 होती है। कैसे 530 जो है स्टेट से चुने जाएंगे, जैसे वहाँ पे 238 हुआ करते थे वैसे यहाँ 530 चुने जाएंगे। 20 मेंबर यूटी से होंगे, यूनियन टेरिटरी से होंगे, और 2 मेंबर जो होंगे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है अभी हम आगे डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से 530, 20, 50 और 2 52, 552 मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में सीटें कितनी हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में सीटें 545 हैं, 503 स्टेट से हैं, 13 यूटी से हैं और 2 नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। तो कुल अभी जो वर्तमान में संख्या है वो 545 है और जो मैक्सिमम हो सकती है वो 552 हो सकती है, ठीक है। और कहा गया एक बात ध्यान रखिएगा, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के वो सभी नागरिक जो 18 साल के ऊपर हैं वो वोट कर सकते हैं। ये कब से प्रावधान आया? 61वां संविधान संशोधन 1988 में ये चेंज किया गया। पहले 21 साल उम्र थी वोटिंग की, ठीक है, जिसे घटा करके 1988 में क्या कर दिया गया 18 ईयर्स कर दिया गया, रिड्यूस टू 18, ठीक है। अब ये एंग्लो इंडियन कौन है यहाँ पे देख लीजिए, ये भाई साहब एंग्लो इंडियन जैसे लग भी रहे हैं, देख लीजिए फॉरेनर जैसे लग रहे हैं। कौन होता है एंग्लो इंडियन? देखिए एंग्लो इंडियन मीन्स एक ऐसा आदमी जिसके माता पिता, ठीक है, और वो यूरोपियन डिसेंट के हों, माता या पिता कहाँ के हैं? यूरोपियन डिसेंट के हों, ठीक है, लेकिन वो स्वयं भारत में रह रहा हो, वो भारत का निवासी हो लेकिन उसके मम्मी पापा कहाँ के हों? यूके या आप सिंपल कह सकते हैं यूरोप के हों, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या एंग्लो इंडियन कहा जाता है। क्लियर हुआ? एंग्लो इंडियन कौन हुआ? पर्सन और एक ऐसा आदमी जो भारत में रहता है लेकिन उसके माता पिता कहाँ के हैं? वो यूरोप के हैं, बट ही रिसाइड्स, ही इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक है। अब कुछ ज़रूरी बातें आप देखिए, कहा गया है कि आर्टिकल 331 संविधान का कहता है कि प्रेसिडेंट में इफ इज ऑफ ओपिनियन दैट एंग्लो इंडियन ऑफ कम्युनिटी, सिंपल सा बात मैं आपको बहुत आसान करके समझा देता हूँ कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो भी लोकसभा बनी है उस लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, एंग्लो इंडियन भारत में है तो लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो 2 ऐसे व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 2, 2 व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब मनोनीत कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 333 क्या कहता है कि जो क्या कहते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट है वो एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन, कहाँ पे? राज्यों में। तो केंद्र में राष्ट्रपति 2 और राज्य में गवर्नर 1 एंग्लो इंडियन, अगर उन्हें लगता है कि विधानसभा अथवा वहाँ केंद्र की लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम है तो 2 व्यक्तियों को वहाँ पे केंद्र में और 1 व्यक्ति को राज्यों में गवर्नर और 2 व्यक्तियों को केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो, अब यहीं पे एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि रिजर्वेशन जो है वो कोई परमानेंट चीज़ नहीं थी, ठीक है। ऐसा माना गया था कि ये जो प्रावधान हम लोग, जैसे रिजर्वेशन में भी ये था कि 10 साल के लिए रखा जाएगा, और वैसे ही ये कहा गया था कि एंग्लो इंडियन जो हम लोग नॉमिनेट करते हैं इसको भी 10 साल तक, मतलब 50 में बना तो हम लोग 10 साल तक रखेंगे, 60 में ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आता गया इसको बढ़ाते चले गए, 10 साल के लिए बढ़ा दिया, फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया। तो 95वां संविधान संशोधन जब 2002 हुआ तो कहा गया कि अभी समाप्त नहीं किया जाएगा और इसे 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा, 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया कि जैसे अभी केंद्र में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं और राज्य में 1 होते हैं, वो चलता रहेगा। देखिए प्रावधान तो था 1960 में ही खत्म कर दिया जाएगा 10 साल बाद, लेकिन इसे राजनीतिक या पॉलिटिकल इशू की वजह से लगातार बढ़ाते चले गए और ये 2020 तक, मतलब 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कई बार बढ़ा, लेकिन ये लास्ट में अमेंडमेंट कह रहा हूँ कि 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे 2020 तक बढ़ाया गया। आगे क्या कहानी हुई? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसी प्रकार से SC ST की जो सीट होती है, आरक्षण जो दिया गया है वो लोकसभा में है, ठीक है, इसको भी प्रत्येक 10 वर्ष बढ़ाते चले गए।
ठीक है, 8th में, 23rd में, ऐसे संविधान संशोधन में बढ़ाते चले गए और फाइनली 95th 2009 में भी बढ़ा करके इसे उसी कह दिया गया कि भाई 2020 तक ये भी लागू रहेगा। अब फिर से बात आई, कहा गया कि ये दोनों जो है, मतलब उधर रिजर्वेशन SC ST के लिए भी और एंग्लो इंडियन दोनों का कहाँ तक एक्सपायर होगा, ये 2020 तक मान्य होगा, 25 जनवरी 2020 को। अब जब 2020 की बात आ गई तो फिर इस पे चर्चा करना था, तो इस पे चर्चा करके कहा गया कि जो SC ST का रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू करेगा अगले 10 साल के लिए। SC ST का रिजर्वेशन एक्सटेंड कर लिया गया 10 साल के लिए कि हाँ उनका आरक्षण सीटें रहेंगी, लेकिन 104 संविधान संशोधन 2020 में कहा गया कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व तो अब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब अब जो है आपके यहाँ चाहे केंद्र या राज्य में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे वो नहीं मनोनीत होंगे, राइट। लेकिन जो रिजर्वेशन है जो उसी के पैरेलल चल रहा था वो अभी भी 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। दिस इज ऑल पॉलिटिकल, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टॉप्ड द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन स्टेट एज वेल एज इन सेंटर, राइट। तो इस तरीके से कुछ एक बातें आपको देखनी है जो जजमेंट्स हुए हैं, ऐसे फैक्ट जो समझने वाली बातें मैं आपको समझाता हूँ। 42वां संविधान संशोधन क्या कहा गया था कि फ्रॉज द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज टिल द ईयर 2000। अब क्या हुआ, मैं आपको इसका छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन सीटें भी तो बढ़नी थी जनसंख्या के आधार पर। चूंकि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, तो नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग एट रैपिड पेस इन कंपैरिजन टू द साउथ इंडिया। तो प्रत्येक जब हमारे यहाँ जनसंख्या लगभग बढ़ जाती थी तो हम नॉर्थ इंडिया वाले सुप्रीम कोर्ट जाते थे और कहते थे वी डिमांड की हमारी सीटें बढ़ाई जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट से बढ़ जाती थी सीटें। लेकिन बाद में ऑब्जेक्शन आ गया साउथ इंडिया से कि हमारी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन एकदम ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए आप प्लीज़ अलाउ ना करिए कि इनकी सीटें, लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएं। तो 42वें संविधान संशोधन में इस पर विचार किया गया और कहा गया कि 2000 तक कोई भी सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। और सारा का सारा जो सीट का प्रबंधन होगा वो 1971 के जनगणना के आधार पर होगा। जो 1971 में जितनी जनसंख्या थी उसी के आधार पर सीटें होंगी, सीट अभी नहीं बढ़ाई जाएगी। फिर से कुछ दिन हम लोग उस दायरे को इंतजार कर रहे थे और हम लोग 2000 बीता तो 2001 में फिर से सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में फिर वही ऑब्जेक्शन साउथ इंडिया का आया और फिर एक निर्णय लिया गया, एक एक्ट 2002 में अमेंड किया गया और कहा गया कि 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अग्री? तो पॉइंट्स याद रखिएगा, 40 सेकंड में कहा गया 2000 तक नहीं बढ़ेगा और फिर उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ 2001 में और उसे कहा गया कि 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, राइट। तो आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से कब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी? 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। कब हुआ? 2001 में ये एक्ट आया था, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अग्री? लोकसभा का टर्म 5 ईयर्स का होता है। बहुत एक टेक्निकल बात मैं आपको बताता हूँ, लोकसभा के मेंबर्स का कोई टर्म नहीं होता, लोकसभा का ही टर्म 5 साल है। 5 साल बाद एक जनरल इलेक्शन होगा तो पूरी की पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी। राज्यसभा में मेंबर्स का टेन्योर था 6 साल, लेकिन लोकसभा में मेंबर्स का कोई टेन्योर नहीं है, बल्कि लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर्स है, ठीक है। तो 5 साल में जब फिर से इलेक्शन होगा, लोकसभा भंग होगी, फिर से नई लोकसभा बनेगी। ध्यान रखिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5 साल चले, अगर बहुमत नहीं रहता है या कुछ और कारण होते हैं तो प्रेसिडेंट जो है 5 साल के पहले भी मिड टर्म इलेक्शन करवा सकता है, मतलब लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट, राइट। ये 5 साल से इसकी समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है इमरजेंसी के समय जब इलेक्शन पॉसिबल ना हो तो, लेकिन एक साथ नहीं बढ़ाई जा सकती, एक बार में 1 साल। तो लोकसभा का टेन्योर बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है इमरजेंसी के टाइम में, एक बार में 1 साल। कितने सालों तक? जितने साल तक इमरजेंसी चलती रहे, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। लेकिन एक बार में 1 साल, फिर उसके बाद 1 साल, ऐसे करके बढ़ता रहेगा, राइट। तो इतनी बातें, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसको देख लीजिए। अगले सारी बातें हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे। इसके आगे की क्वालिफिकेशन में
सिटीजन होना चाहिए, वहाँ पे 30 वर्ष था, लोकसभा में 25 वर्ष की एज होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी पार्लियामेंट में क्वालिफिकेशन एक्ट दिया है वो उसके अंतर्गत वो क्वालिफिकेशन रखना चाहिए। हालांकि उसमें दिया है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बाय द वे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी पार्लियामेंट में प्रोसेस वो दिया है, क्या क्या दिया है, ऐसे ही दिया हुआ है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट पोसेस 25 ईयर्स ऑफ एज, ही मस्ट नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ही मस्ट नॉट बी साउंड माइंडेड, राइट, और इंसॉल्वेंट, यही सब जो दिया है दिस इज डन इज इन पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनाया गया है 1951 का, उसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो भी मेंबर इसका होगा वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टेड फॉर सम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कोई भी जो इसमें आना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सदस्य होना चाहिए। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन भी आप समझ गए होंगे, विच इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वी विल टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। एक और पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 102 दोनों का डिस्क्वालिफिकेशन का बात करता है, वही सारी बात है। अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो आप को हटा दिया जाएगा, अनसाउंड माइंड होंगे हटा दिया जाएगा, इंसॉल्वेंट होंगे हटा दिया जाएगा, भारत के नागरिक नहीं है तब हटा दिया जाएगा, या आप दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है, या पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार आप नहीं हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन वो किसकी सिफारिश पर होता है, वो चुनाव आयोग के सिफारिश पर होता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा में जब रिजिग्नेशन देना होता है तो राज्यसभा के व्यक्ति को देना है तो वो राज्यसभा के चेयरमैन को दे देगा इस्तीफा और छोड़ देगा, लोकसभा को देना है तो लोकसभा के स्पीकर को दे देगा। अब ये स्पीकर कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है, हम आपसे बात करेंगे, बट इसके आगे का वीडियो हम लोग दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, मैटर दूसरे वीडियो में लेके आएंगे और वहाँ पे समझेंगे क्या डिफरेंस होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, स्पीकर कौन है, चेयरमैन कौन है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, चेयरमैन क्या कर सकता है, स्पीकर कितना पावरफुल होता है लोकसभा का। तो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइए ताकि हम आगे कंटिन्यू करते रहें, और हाँ ये ज़रूर बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग आगे चल के दूसरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए ये सब्जेक्ट, ये टीचिंग जो है, ये सारे एग्जाम्स को लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ। आप एक बार इस लेक्चर को देखिए, उसके बाद अपनी बुक्स पे जाइए, अच्छी बुक्स पढ़िए एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक वट एवर कम्स, ठीक है। अभी तो हम लोग पार्लियामेंट के ही अगले वीडियो पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।